हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में 30+ शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है और कुछ लिंक्स भी दिए गए हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। फिजिक्स का अगर मॉडल सेट यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनका भी लिंक दिया गया है। हिंदी का मॉडल पेपर सब कुछ वहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, NaCl विलयन के विद्युत अपघटन में H2 गैस उत्पन्न होती है, क्यों? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, वह विलयन के वैद्युत अपघटन से H2 गैस उत्पन्न होती है, क्यों? तो ये इनका जवाब देखते हैं। जल के आयनीकरण से H+ आयन बनते हैं। जल का जो सूत्र होता है वह होता है H2O। तो ये जो जल होते हैं उनके आयनीकरण से H+ बनता है, और जो H+ आयन होते हैं वो विआनी विभव Na+ के विभव से कम है। जो H+ आयन होते हैं वो विआनी जो विभव होते हैं Na+ उससे विभव कम होती है, इसलिए H2 उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि NaCl विलयन के विद्युत अपघटन से H2 गैस उत्पन्न होती है, क्यों? क्योंकि जो जल होते हैं वो आयनीकरण से H+ आयन बनाते हैं, और जो H+ आयन होते हैं वह विभव जो होती है Na+ के विभव से कम होती है, इसलिए H2 उत्पन्न करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश से पदार्थ की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है? एक कूलम आवेश से पदार्थ की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। किसी पदार्थ को एक कूलम द्रव्यमान जो होती है 96500 ग्राम उत्पन्न होता है। जो एक कूलम होती है उसका जो द्रव्यमान होता है वह 96500, जो 1 फैराडे बराबर होती है। 1 फैराडे बराबर होती है 96500। ये जो होती है वो फैराडे का मान है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आवेश से पदार्थ की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है। तो किसी पदार्थ को एक कूलम द्रव्यमान 96500 ग्राम उत्पन्न करता है, इसलिए यह वैद्युत आयन भारक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक कूलम आवेश से पदार्थ की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है, तो वो होती है 96500 ग्राम उत्पन्न होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है उत्पन्न होने का, उसे हम लोग वैद्युत आयन भारक कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो कॉपर होते हैं वह ठोस अवस्था में ही चालकता दर्शाते हैं। जो कॉपर है Cu, ये जो है वह ठोस अवस्था में ही चालकता दर्शाते हैं, जबकि जो होते हैं CuSO4 वो विलयन के रूप में। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो जो कॉपर होते हैं वह धात्विक शेल है। कॉपर जो है वह धात्विक शेल है, अतः चालकता इलेक्ट्रॉन के गमन से होती है। अतः इसमें जो चालकता होती है वह इलेक्ट्रॉन के गमन करने से होती है, जबकि जो CuSO4 होती है वो विलयन जलीय विलयन है, अतः आयनों के गति के कारण इसमें चालकता दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर ठोस अवस्था में चालकता दर्शाता है, जबकि CuSO4 विलयन में। तो कॉपर ठोस अवस्था में इसलिए दर्शाता है क्योंकि वह धात्विक शेल है और उसमें जो चालकता होती है वह इलेक्ट्रॉन के गमन करने से होती है। लेकिन जो CuSO4 होते हैं वह एक जलीय विलयन है, और उसमें जो आयन होते हैं वह उनके गति करने के कारण ही चालकता दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लवण सेतु का उपयोग क्यों आवश्यक है? लवण सेतु का उपयोग जो होती है वह क्यों आवश्यक है? तो इनका जवाब देखते हैं। तो समय के साथ अपघटनीय विलयन की सांद्रता परिवर्तन होती है। समय के साथ जो अपघटनीय विलयन होती है उसकी सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः उनका वैद्युत विभव बदलता है। अतः उनका जो वैद्युत विभव होती है वह बदलता है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों का विद्युत विभव समान हो जाता है तो सेल कार्य करना बंद कर देते हैं, इसलिए लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में लवण सेतु का उपयोग पूछा गया था। तो लवण सेतु का इसलिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आज घर बना रहा है, सीमेंट बालू ये सब के थ्रू, मतलब एक पिलर खड़ा किया, अगर
आज उसको हम धक्का मारेंगे तो वो टूट जाएगा, 2 दिन बाद मारेंगे तो वो नहीं टूटेगा, 3 दिन बाद वो और मजबूत हो जाएगा। तो सेम वही है, समय के साथ बदल जाती है। तो समय के साथ अपघटनीय विलयन की सांद्रता जो होती है वह परिवर्तित हो जाती है, अतः उनका जो वैद्युत विभव जो होता है वह बदलता रहता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन का विद्युत विभव समान हो जाता है तो सेल कार्य करना बंद कर देता है, तब लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय बाद कोई सेल कार्य करना बंद कर देती है, क्यों? कुछ समय बाद जो सेल होती है वह कार्य करना बंद कर देती है, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले इधर देखे हम लोगों ने कि जो सेल होती है वह कार्य करना बंद कर देती है, तो क्यों कार्य करना बंद कर देती है वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। समय के साथ अपघटनीय विलयन की सांद्रता जो होती है वह परिवर्तित होती है। समय के साथ जो अपघटनीय विलयन होती है उसकी सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः उनका जो वैद्युत विभव होता है वो बदलता है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों का विद्युत विभव समान हो जाता है तब सेल कार्य करना बंद कर देता है। तो ये पीछे भी था वही कि सेल के साथ अपघटनीय विलयन परिवर्तित हो जाती है, दोनों में सेम है। क्यों बंद होती है यहाँ पर है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लवण सेतु का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये बंद होने के बाद किया जाता है। बाकी जो प्रोसेस है ये बंद कैसे कैसे होता है वो है, और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोहे के जंग से बचाने के लिए जब धातु का नाम लिखे जो कैथोड सुरक्षा के रूप में प्रयोग होती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस धातु का नाम लिखना है जो कैथोड सुरक्षा के रूप में प्रयोग होती है, तो वो है Mg यानी मैग्नीशियम, Zn जिंक और एल्युमिनियम। ये 3 धातु है जो अधिक सक्रिय धातु हैं और ये कैथोड सुरक्षा के रूप में प्रयोग होती है। तो 3 इनका मतलब ये 3 हो गए, Mg, Zn और Al। सही जवाब मतलब ये तो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का उपयोग क्यों होता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम का उपयोग क्यों होता है? तो जो क्रोमियम होते हैं वह एक जंग प्रतिरोधी है, वो जंग से मतलब उसका विरोध करती है, वो धातु है क्रोमियम। इसलिए लोहे से बचाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कॉपर सल्फेट विलयन को लोहे के बने पात्र में रखा जा सकता है? इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कॉपर सल्फेट जो है वह उसे विलयन के लोहे के बने पात्र में रखा जा सकता है, तो इनका जवाब जो होगा नहीं, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय है इसलिए उसे नहीं रखा जा सकता। जो कॉपर है वह लोहा से अधिक सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुष्क सेल में प्रयोग होने वाले वैद्युत अपघट्यों के नाम लिखें। शुष्क सेल में जो प्रयोग होने वाले वैद्युत अपघट्य उनका नाम लिखना है, तो वो है NH4Cl और सेकेंड है ZnCl2 और जो थर्ड है वह है MnO2+C। ये 3 है जो शुष्क सेल में प्रयोग होने वाले वैद्युत अपघट्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती है। Al, Cu, Fe, Mg एवं Zn। तो आइए देखते हैं कौन किसे प्रतिस्थापित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा, इन धातुओं का जो मानक अपचयन विद्युत विभव होती है वह होती है -1.66 वोल्ट। सेकेंड का जो होता है वह होता है +0.34। थर्ड का जो होता है वो 0.44 और फोर्थ का जो होता है वह होता है -2.37 और जो Zn का होता है वह होता है 0.76 -0.76 वोल्ट। ये इनके मानक अपचयन विद्युत विभव हो गए। अब आगे देखते हैं, मानक अपचयन विद्युत विभव का मान कम होने पर आसानी से धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। जो मानक अपचयन विद्युत विभव का जो मान होता है वह कम होने पर वह आसानी से धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और प्रतिस्थापित क्षमता अधिक होती है, अतः प्रतिस्थापना का घटना जो क्रम होता है वह Mg > Al > Zn > Fe > Cu होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्रम बताना था वो है यहाँ से Mg और यहाँ से Cu तक, Mg > Al > Zn > Fe > Cu, ये इनका क्रम हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उसकी
उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है ये सब K प्लस बाई के बराबर -2.93 वोल्ट, Ag प्लस बाई Ag ये सब दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे है अपचयन क्षमता धातु के लिए उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। जो अपचयन क्षमता होती है वह धातु के लिए उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है उस पर निर्भर करती है। अतः अपचयन विभव जितना कम होगा वह धातु आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगी। जिस अपचयन का विभव जितना कम होगा वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगी, इसलिए उस धातु की अपचयन क्षमता अधिक होगी। अतः अपचयन क्षमता का बढ़ता क्रम जो होगा वो होगा Al लेस देन Hg लेस देन Cr लेस देन Mg और लेस देन K। ये होगा इनका बढ़ता हुआ क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर धातुओं को उसकी बढ़ती हुई अपचयन क्षमता क्रम में लिखना था। तो यहाँ पे दिया हुआ है Al लेस देन Hg लेस देन Cr लेस देन Mg लेस देन K। ये हो गए इनके बढ़ते हुए क्रम। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जिस विभव का मान कम होगा वही ऑक्सीकृत होगा, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Zn+2Ag मतलब एरो जो उत्पाद होता है वो होता है Zn2+2Ag। अब बताइए फर्स्ट में है कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित है, सेकेंड में है सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन से हैं, और जो थर्ड में है वह है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कौन इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है, तो यहाँ पे दिया हुआ सेल अभिक्रिया जो है वह होगा Zn+2, सॉरी यहाँ पे Zn है, यहाँ पे गलती से 2 हो गया है, Zn होगा Zn+2Ag। तो यहाँ पे वहाँ पे Zn था तो यहाँ पे लिखा हुआ है Zn+2Ag+, फिर एरो है Zn+2+2Ag। जब एनोड पर जाएगा वो 2Ag+ वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तब वह 2Ag होगा। वो अपने अंदर का जो जो इलेक्ट्रॉन होगा वह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तब जो उत्पाद होगा वह होगा 2Ag। आगे देखते हैं, आगे है पूर्ण अभिक्रिया Zn+2Ag+2Zn+2+2Ag। सेल का जो निरूपण होगा वह होगा Zn प्लस ये वाला आ जाएगा Zn और ये Zn+2, फिर यहाँ पे डबल स्लैश आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो होगा और फिर जो होगा ये आ जाएगा 2Ag प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला आ जाएगा Ag, क्योंकि 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा Ag+ और Ag। आगे लिखा हुआ है परिपथ में इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट से सिल्वर प्लेट की तरफ बहते हैं जबकि धारा इसकी विपरीत दिशा में बहती है। एनोड पर ऋणात्मक चिन्ह होता है और कैथोड पर धनात्मक चिन्ह होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मतलब दर्शाइए कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश कौन है, सेल का विद्युत वाहक कौन है, और ये सब। तो ये सब हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह है निकाय Mg2+ सिंगल स्लैश Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो है Mg2+ का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है। तो Mg जो है इलेक्ट्रोड को अपने ही अपघट विलयन में डुबाया जाता है। Mg इलेक्ट्रोड को अपने जो अपघट विलयन होते हैं उसमें डुबाया जाता है तथा इसे SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। आगे परिपथ में वोल्टामापी लगाया जाता है। जो परिपथ होती है उसमें वोल्टामापी लगाया जाता है। Mg सिंगल स्लैश Mg
2+ H+ और H2PT। कैथोड पर जो होगा वो होगा 2H, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो हो जाएगा H2 अपचयन। अब जो Mg है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। जो सेल अभिक्रिया बनेगी वो होगी Mg+2H एरो Mg+2+H2, ये अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो आगे है सेल का विद्युत वाहक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.36 वोल्ट। अतः जो SHE इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करेगा। प्रकरण का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हो जाएगा Mg+2/Mg बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2.36 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो चुके हैं, हम लोगों ने निकाल चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या आप जिंक के एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो आइए देखते हैं। यहाँ हम देखना चाहते हैं कि अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं। हम लोग देखना चाहते हैं अभी मतलब हाँ या ना में जवाब नहीं हुआ है। तो जो जिंक कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में करना है, तो कॉपर सल्फेट का जो होगा CuSO4+Zn, तब यहाँ पे जो प्राप्त होगा ZnSO4+Cu, अर्थात Zn+Cu2+Zn2+Cu। जो परंपरागत जो रूप से जो सेल निरूपित किया जा सकता है वो होगा Zn, ये वाला Zn और इधर Zn+2 आ जाएगा, यहाँ पे डबल स्लैश Cu, ये वाला आ जाएगा Cu2+ और ये Cu। तो आगे दिया हुआ है E0 Zn2+ या फिर Zn, मतलब स्लैश Zn का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.76 वोल्ट। अब जो Cu+ और Cu है उनका जो मान हो जाएगा +0.34 वोल्ट। तो E0 सेल जो होगी वह E0 दायां और माइनस में हो जाएगा E0 बायां। तो 0.34 माइनस में आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला जो है -0.76 वोल्ट। तो जो बराबर में आएगा वो होगा 1.1 वोल्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, क्योंकि सेल विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, जो सेल होते हैं वह विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, अतः अभिक्रिया संभव है और CuSO4 विलयन को जिंक बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आप जिंक के एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते, लेकिन ये जो अभिक्रिया है वह संभव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूलन परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकता है। तो 3 अभिक्रिया बताना है। तो फर्स्ट जो है वह है Fe2+, जो मतलब जो उत्पाद होगा वो होगा Fe3+ और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो ये जो त्याग रहा है वो ऑक्सीकरण होगा, जो ग्रहण कर रहा है वो अपचयन होगा। तो यहाँ पे Cl2+ इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, तो Cl अपचयन हो गए, और F2Cl2 और Br2 जैसे पदार्थ के अपचयन विभव जो होगी वह होगी Fe+3 0.77 वोल्ट की तुलना में अधिक है, अतः जो Fe2+ को आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूलन परिस्थिति में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकता है। तो ये जो है वह है Fe+3, ये जो है मतलब वो आसानी से ऑक्सीकृत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? किसी विलयन की जो चालकता होती है वह तनुता के साथ क्यों घटती है? तो किसी विलयन की चालकता सांद्रता कम होने पर घटती है, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन से कम होती है, इसलिए किसी विलयन की जो चालकता होती है तनुता के साथ घट जाती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन धातुओं की एक सूची बताइए जिसका वैद्युत अपघटन निष्कर्षण होता है। उन धातुओं का एक सूची बताना है। तो Li, Na, K, Mg और Ca जैसी धातुएं प्रबल अपचायक है, जिसमें विद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है, आगे वो बताना है। इसलिए इन्हें निष्कर्षित करने के लिए इतना गलित विलयन किया जाता है कि वह मतलब निष्कर्षण हो जाए। तो इसमें सूची बताना था, वो है लिथियम मतलब Na,
पोटेशियम, मैग्नीशियम और कार्बन, ये जो है वो मतलब ऐसे हैं जो ऐसे विद्युत अपघटनी है जो आसानी से निष्कर्षित हो सकते हैं, बस इसे गलित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में अभिक्रिया में जो Cr2O2-7 आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलॉम में विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में अभिक्रिया होती है वह Cr2O2-7 आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलॉम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो Cr2O2-7 प्लस H14H प्लस, यहाँ पे 14H प्लस हो जाएगा, ऐसे होगा 14H और ये प्लस में चला जाएगा और यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो यहाँ जो प्राप्त होगा वह होगा 2Cr3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8H2O। तो उत्तर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। आंसर में लिखा हुआ है Cr2O2-7 आयन के मोल को अपचयित करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसे अपचयित करने के लिए 6 मोल की आवश्यकता होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, यानी जो 1 फैराडे का मान होता है वह होता है 96,500 कूलॉम के बराबर होता है 1 फैराडे का मान। तो विद्युत की आवश्यकता होगी, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 96,500 कूलॉम विद्युत की आवश्यकता होती है। अतः 6 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 6 फैराडे विद्युत की आवश्यकता के लिए 6 × 96,500 में मतलब गुना कर देंगे और जो प्राप्त होगा वो होगा 5,79,000 कूलॉम ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कूलॉम में विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, तो कूलॉम की जो इतनी मात्रा होगी उसकी आवश्यकता होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए। चार्जिंग के दौरान जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं उनका विशेष उल्लेखन करते हुए जो लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि होती है उनका वर्णन करना है और रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से मतलब इसे करना है। तो ये देखते हैं, सेल के पुनः आवेशित करते समय विद्युत अपघटनी सेल स्थापित की जाती है। सेल को पुनः आवेशित करते समय जो होती है वह विद्युत अपघटनी सेल वहाँ पे स्थापित की जाती है, अर्थात धारा से रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, अर्थात जो धारा होती है उससे रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होती है। बढ़ते हैं आगे है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तब यहाँ पे होगा Pb प्लस SO2 - 4। अब सेकेंड जो है PbSO4 ये है 2H2O, PbO2 प्लस SO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। यहाँ पे है 2 PbSO4 प्लस 2H2O मतलब उत्पाद जो हो रहा है वह हो रहा है Pb प्लस PbO4 प्लस 4H प्लस प्लस 2SO2 और 4। तब जब आवेशित करते समय PbSO4 का निर्माण होता है जो ठोस रूप में होता है। जब आवेशित करते समय PbSO4 का निर्माण होता है तो वह ठोस रूप में होता है, इसलिए विद्युत अपघटन में या तो इलेक्ट्रॉन दान होता है या फिर ग्रहण होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेखन करते हुए लेड संचायक सेल के चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन करना है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से। तो हो चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 आयन पदार्थ सुझाइए। तो देखते हैं इनका आंसर। जो ईंधन सेल होते हैं वो 2 आयन है, H2 और O2 गैस का उपयोग होता है। इसके साथ साथ CO व CH4 तथा CH3OH का भी उपयोग होता है। तो इसमें ईंधन सेल का उपयोग मतलब 2 उपयोग पूछे गए हैं जो कि हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से अर्धचालकों की चालकता कोटि होती है। तो अर्धचालक की जो चालकता कोटि होती है वह होती है 10⁻⁻6 - 10⁻⁻20 ओम n⁻⁻1 मतलब होल बंद हो गया, उसके बाद -1। तो ये है इनके चालकता कोटि।
ये सब क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, AgNO3 के घोल में 0.5 फैराडे धारा प्रवाहित की जाती है तो Ag की मुक्त मात्रा कितनी होगी? तो इसका जो मुक्त मात्रा होगी वो होगी 54 ग्राम होगी इसकी Ag की मुक्त मात्रा। क्वेश्चन नंबर 23 है, Cu++ आयन के घोल में 2 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मुक्त जो Cu की मात्रा होगी वो क्या होगी? तो 1 फैराडे बराबर होती है 96,500। तो इसमें Cu की मात्रा पूछ रहा है, वो होगा 63.5 ग्राम। ये होगी मतलब मुक्त होगी Cu की मात्रा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित करें। तो ये देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो वह सारणी जिसमें विभिन्न धातुओं के विभवांतर क्रम से दिए गए हैं उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। वह सारणी जो विभिन्न जो धातुएं होती है उसका विभवांतर क्रम दिए जाते हैं उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 विद्युत अपघट के नाम लिखें। तो जो फर्स्ट है नमक हो गया और सेकेंड जो है MgCl2, NaCl और MgCl2 ये हो गए 2। क्वेश्चन नंबर 26 था, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखना है। जो फैराडे का प्रथम नियम है उसे लिखना है। तो देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघट का जो प्रथम नियम है वह है विद्युत धारा के द्वारा अपघट कराने पर रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी विलयन या गलित में जो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समान होती है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के जो प्रथम नियम है वह है विद्युत धारा द्वारा जो अपघटन कराने पर रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ये है फैराडे के विद्युत अपघट के फर्स्ट नियम। क्वेश्चन नंबर 27 है, फैराडे के विद्युत अपघट के दूसरे नियम को लिखें। तो फैराडे के जो विद्युत अपघट के द्वितीय नियम है वह है विभिन्न विद्युत अपघट विलयनों में विद्युत की समान मात्रा यानी बराबर मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं, मतलब अलग अलग जो पदार्थ की मात्राएं होती है उसके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान यानी धातु का परमाणु द्रव्यमान प्लस धनायन को अपघटित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके समानुपाती होगी। तुल्यांकी द्रव्यमान मतलब धातु का परमाणु द्रव्यमान और आयन के जो धनात्मक आयन के जो मतलब अपचय प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उसके समानुपाती होती है मतलब फैराडे के विद्युत अपघट के द्वितीय नियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, गैल्वेनी के सेल में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? गैल्वेनी के सेल में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक दुर्बल विद्युत अपघट का नाम लिखे। तो वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो दुर्बल विद्युत अपघट का नाम है। ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आसानी से लगा सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम बैटरी सेल किसे कहते हैं? जिसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। तो वैसी बैटरी जिसमें अभिक्रिया केवल एक ही बार में होती है, वैसी बैटरी जिसमें अभिक्रिया एक ही बार में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे में घड़ी की बैटरी, उसमें एक बार लगा दिया गया और उसके बाद अगर वो मतलब ख़त्म हो गया तो दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर द्वितीय बैटरी होगा, उसका एग्जांपल मोबाइल की बैटरी ले सकते हैं, सोलर की बैटरी ले सकते हैं, इसे हम लोग बार बार इसे यूज कर सकते हैं। तो जो प्रथम बैटरी पूछा गया यानी प्राइमरी सेल जो पूछा गया वो केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं तथा कुछ समय बाद तक प्रयोग के बाद वह निष्क्रिय हो जाता है एवं प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। उसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं या फिर प्राथमिक बैटरी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा जो छोटे छोटे घड़ी की बैटरी होती है वो भी, फिर बड़े घड़ी की बैटरी होती है वो भी, वो सब एक ही बार यूज किया जाता है, बार बार यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बैटरी मतलब द्वितीयक बैटरियाँ किसे कहते हैं? तो वैसी बैटरी जिसका प्रयोग मतलब उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी एक बैटरी को बार बार यूज कर सकते हैं, एक से अधिक बार। प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? वैसे जो एक ही बार यूज होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं उसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी, अगर डेड हो गई मोबाइल की बैटरी तो उन्हें हम लोग फिर से चार्ज कर सकते हैं।
आगे है एक प्रबल विद्युत अपघट का नाम लिखे। तो जो एक प्रबल विद्युत अपघट का नाम होगा वो होगा NaCl नमक। ये है जो प्रबल विद्युत अपघट का मतलब अपघट है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है लेड संचायक बैटरी के एनोड पर चार्ज के समय होने वाली अभिक्रिया को लिखे। जो लेड संचायक बैटरी है उन एनोड पर चार्ज करने वाली जो अभिक्रिया होती है उनको लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है Pb प्लस SO2-4 और इससे जो उत्पादन होगा वो होगा PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देंगे। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये भी अभिक्रिया हो चुकी है। ये चार्ज के समय होने वाली अभिक्रिया को लिखना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 34 है संक्षारण से आप क्या समझते हैं? तो किसी धातु के ऊपर उसके ऑक्साइड या लवणों की मंद किसी धातु के ऊपर ऑक्साइड या फिर लवणों की मंद गति से लेपन होता है उसे हम लोग संरक्षण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं? तो किसी धातु के ऊपर उसके ऑक्साइड या लवणों की जो मंद गति होती है उसका जो लेपन होता है उसे हम लोग संरक्षण कहते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में बताइए सेशन आप सबको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।